नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी आई अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जैसे कि हमने ज्योग्राफी 6th क्लास के चैप्टर 2 का पहले हमने चैप्टर एनालिसिस कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज का वीडियो भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि जो सेकंड चैप्टर हमारा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, उसके लिए इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी के लिए बन सकते हैं वो टोटल हमने इसमें कवर किए हैं। तो उसके लिए कृपया करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। सेकंड होगा विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। थर्ड हमारा होगा विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे हमारा से जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं नीचे, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। जो 1 और 2 कथन हैं वो हमारे सही होंगे। कौन से? विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड होगा विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा हमारे यहाँ पे गलत होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 1 और 2। अब हम डिस्कस करेंगे कि विषुवत वृत्त जो है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो विषुवत वृत्त से उत्तरी या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त से उत्तरी या कोणीय दूरी को माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अंशों में। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं किन्हें कहा जाता है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और जो विषुवत वृत्त जो है हमारा वो सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। किस लिए? पृथ्वी को सिर्फ 2 बराबर भागों में बांटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा किस बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि उत्तरी एवं दक्षिण दोनों ध्रुवों को जो है आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, डिस्कस से हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। पृथ्वी की आकृति जो हमारी है वो गोल है, बिल्कुल गोल भी नहीं है। चैप्टर एनालिसिस में मैंने आपको बताया भी था, सेब के आकार की हमारी पृथ्वी। तो इसलिए इसका कोई किनारा नहीं है जहाँ से कोई दूरी नापी जा सके। किंतु फिर भी पृथ्वी को 2 बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो पृथ्वी की दूरी को मापने के लिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन 2 में डिवाइड किया गया है। इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। सिर्फ यही कारण है कि इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है, उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा नीचे दिए गए सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमें सही मिलान करना है कि कौन से का अक्षांश मान कितना है, कौन से का यहाँ पे मान कितना रहेगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुववर्त, दक्षिण ध्रुववर्त। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ऑप्शन जो होगा सी वो सही होगा, 2 3 4 1। तो कर्क रेखा का हमारा मान क्या होगा? 23 सही 1/2 उत्तर। सेकंड हमारी क्या होगी? मकर रेखा। मकर रेखा का हमारा मान क्या होगा? 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। थर्ड हमारा क्या होगा? उत्तर ध्रुववर्त। उत्तर ध्रुववर्त का हमारा जो मान होगा वो होगा 66 सही 1/2 उत्तर। नेक्स्ट हमारा होगा दक्षिण ध्रुववर्त। दक्षिण का हमारा मान क्या होगा? 66 सही 1/2 दक्षिण। अब यहाँ पे हम डिटेल से भी आपको बताएंगे कि विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के। इसके अतिरिक्त हमारी जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं बच जाती हैं वो 4 और भी रह जाती हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1 पे होगी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, 23 सही 1/2 उत्तर में होती है। सेकंड होगा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये भी हमारी 23 सही 1/2 दक्षिण में होती है। थर्ड हमारा होगी विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुववर्त है। उसके बाद में फोर्थ हमारी होगी विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुववर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, जो हमारे कर्क रेखा और एक मकर रेखा है उसके बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। एक स्टेटमेंट ये कहती है। सेकंड क्या कहती है? कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववर्त के बीच का क्षेत्र ये शीत कटिबंध कहलाता है।
थर्ड हमारा होगा दक्षिण ध्रुववर्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो यहाँ पे कौन से हमारे सही होंगे, सेकंड और थर्ड हमारे सही होंगे, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वर्त के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध, बिल्कुल सही है। सेकंड दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, ये भी बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे आपसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कर्क एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के बिल्कुल ठीक ऊपर होती है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तर ध्रुव वर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा में दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्या रहता है, मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होगा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दो आपको दे रखे हैं, तो इसकी स्टेटमेंट, तो इसमें पहली स्टेटमेंट देखते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सेकंड होगा, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट जो बिल्कुल ठीक रहेगी। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा ही कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक होगा। क्यों होगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार घट जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो हमारे अक्षांश होते हैं उनको अंशों में मापा जाता है तथा अक्षांशों के बीच की जो हमारी दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो जोड़ती है उस रेखा को कहा जाता है देशांतरीय रेखाएं। कौन सी, ऑप्शन बी, देशांतरीय रेखाएं। तो यहां पे हम देखेंगे डिस्कस में कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान को सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले देशांतरी यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो देशांतरों को अंशों में तो मापा जाता है। विषुवत रेखा को इनके बीच की दूरी 111.321 किलोमीटर हमारी होती है। यह ध्रुवों की तरफ जब हम जाते हैं तो यह हमारी घटनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, देशांतरीय यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं स्टेटमेंट। पहली होगी, देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट होगी, देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल तीनों की तीनों हमारी जो स्टेटमेंट होंगी वो बिल्कुल सही दे रखी है। यहाँ पे देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड होगा कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। थर्ड हमारी होगी, देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तीनों की तीनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा, किसी स्थान का मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो निर्धारित करने का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है उस टाइम को निर्धारित करने का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, प्रमुख यामोत्तर। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नीचे दिए कथनों में से कौन सा बिल्कुल सत्य है। तो पहली हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या रहेगी, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। ओके। सेकंड स्टेटमेंट होगी, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे भी इस केस में बिल्कुल ठीक होंगी। हमारा ऑप्शन सी होगा, दोनों। क्यों होंगी,
प्रमुख यामोत्तर जो हमारा होता है तथा 180 डिग्री यामोत्तर दोनों जो होते हैं मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटते हैं। वो भाग कौन से होते हैं? पूर्वी गोलार्ध में तथा पश्चिमी गोलार्ध, इन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर पू लिखा जाता है तथा पश्चिम के लिए पै लिखा जाता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर दोनों एक ही रेखा पर होते हैं तथा 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे फिर आपके सामने स्टेटमेंट है और उसके साथ में रीजन भी मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। रीजन क्या दे रखा है इसका? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो आपने देखा कि यहाँ स्टेटमेंट और रीजन हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो स्टेटमेंट है वो एकदम बिल्कुल सही है कि ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। लेकिन यहाँ पे जो रीजन दे रखा है वो गलत है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ये स्टेटमेंट जो दे रखी है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्या करती है? हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच से आगे होता है, जो पश्चिम में है उनका समय हमारा पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि हमारी पृथ्वी जो है उसको अपने अक्ष में 1% घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब आप इसको कैसे निकाल सकते हो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कृपया करके वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ये आप सभी को पता है कि पृथ्वी अपना चक्कर एक दिन 24 घंटे में लगा लेती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 24 घंटे इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में कितने सेंटीमीटर घूमती है फिर हमारी, अगर उसको हम करते हैं तो 15 डिग्री। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री। देन 1% इक्वल टू 4 मिनट। अतः पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगा? 4 मिनट 1% घूमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, यदि कोई स्थान ग्रीनिच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनिच से उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1 घंटा 20 मिनट। कैसे होगा 1 घंटा 20 मिनट? 1% देशांतर को घूमने में तब कितना समय लगा था? 4 मिनट। तो 20 देशांतर घूमने में कितना लगेगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर 20 को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 80 मिनट। इक्वल टू 80 मिनट को अगर हम घंटों में डिवाइड करते हैं तो कितना बन जाता है हमारा? 1 घंटा 20 मिनट। तो अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर 1:20 मिनट का समय हो रहा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत के किस यामोत्तर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? यहाँ पे अब हमारे भारत के स्थानीय समय की बात आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 82 डिग्री 30 पूर्व। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होगा? जैसे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि मान लो भारत में गुजरात के द्वारका तथा हमारे असम का जो डिब्रूगढ़ है कि स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का समय डिफरेंट है। किस में? गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में जो है 2 घंटे का अंतर है। इसलिए यह हो सकता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो भारत में 82 से 1/2 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरता है। जो हमारी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत के मानक समय एवं ग्रीनिच के मानक समय में कितना अंतर है? तो हमारा जो मानक समय है उससे और ग्रीनिच के मानक समय में 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मान लो अगर हमारे भारत में अगर 12 बजे हैं तो उस टाइम जो लंदन होगा वहाँ पे जो हमारा समय है, अगर वहाँ पे लंदन में अगर 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ 5:30 हो चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्कस से डिटेल करूँगा कि भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनिच के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। अतः यहाँ का समय ग्रीनिच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं, अगर लंदन में वहाँ पे 2 बजेंगे तो हमारे यहाँ क्या टाइम हो चुका होगा? 7:30।
अगर वहाँ पे दोपहर के 12 बजते हैं तो हमारे क्या टाइम हो चुका होगा, 5:30। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon for latest update. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.